नमस्कार बच्चों। आपका आज का टॉपिक है संघीय शासन की संस्थाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर है समसामयिक भारत, इस वाले पेपर में कई विषयों का समावेश है। जैसे कि आपने इसका अध्ययन किया है तो आपको पता चलेगा कि इसमें न केवल इतिहास से संबंधित टॉपिक है, उसके अतिरिक्त इसमें राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ टॉपिक हैं। तो अर्थशास्त्र से संबंधित और संगीत से लिया गया है इसमें कुछ टॉपिक, जैसे कि संगीत, गायन और नृत्य, विज्ञान से वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों वाला, और बहुत उसमें जो टॉपिक है आपके समाजशास्त्र पे भी आधारित है, नागरिक अधिकार, मूल कर्तव्य इत्यादि। तो इस पेपर में हम न केवल इतिहास का अपितु अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत और विज्ञान विषय से संबंधित टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक इसमें हो चुके हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत आज एक राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक है उसी के अंतर्गत है संघीय शासन की संस्थाएं। ये अगर जिन बच्चों के पास राजनीति विज्ञान है वो इस संघीय शासन प्रणाली से परिचित हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था है कि भारतीय संविधान में संघीय एवं राज्यों के कार्यपालिकाओं के गठन एवं स्वरूप की विस्तृत व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिकाओं के गठन की व्यवस्था की गई है। अतः कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों शासन की प्रमुख संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का वर्णन हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि संघीय शासन है यानी शक्तियों का विभाजन है। हमारी जो शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड की शासन प्रणाली हमने अपनाई है। यहाँ पर एक शासन प्रणाली नहीं है, दोहरी शासन प्रणाली है। केंद्र में अलग है, राज्य में अलग है, एक का प्रभुत्व कायम नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो सबसे पहले हम संघीय शासन की बात करें तो संघीय शासन में प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आप परिचित हैं इस शब्द से, इस पद से कि हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी शासन की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रपति से होती है। संविधान में राष्ट्रपति को कार्यकारिणी के पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। सिद्धांत तो राष्ट्रपति ही प्रमुख है, किंतु वास्तव में कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का नाम पद बड़ा है, शक्तियाँ भी है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, जो किसका मुख्य होता है? मंत्रिमंडल का। और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के उत्तरदायी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश संविधान में राजा के समान है। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश शासन प्रणाली से मिलती जुलती है। केवल मात्र अंतर इतना है कि ब्रिटेन में परंपरागत राजा को राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है, जबकि भारत में कोई परंपरागत राजा नहीं है, बल्कि चुना गया राष्ट्रपति राष्ट्र का सांकेतिक मुख्य होता है। वैसे भारतीय संविधान राष्ट्रपति को भारी अधिकार प्रदान करता है, किंतु वह उनका उपयोग मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कर सकता है। उसे कुछ आपातकालीन वे विशेषाधिकार भी प्राप्त है, जिनका उपयोग वह न्यूनतम रूप में ही करता है। संविधान में राष्ट्रपति की योग्यताएं इस प्रकार है कि वह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जब भी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की पात्रता रखता हो, अर्थात उसका नाम किसी भी निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो।
केंद्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण किए हुए न हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है। सीधे जनता मतदान न करके जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। सीधा नहीं चुनती, जनता चुनती है जनप्रतिनिधियों को और जनप्रतिनिधि चुनते हैं राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मत देकर राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुमत के आधार पर करते हैं। संसद के दोनों सदन कौन कौन से वे? राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मत देकर राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके आधार पर करते हैं? बहुमत के आधार पर करते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी इस पद पर जब तक बना रहता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, उन्हें फिर से चुना जा सकता है। उसे इस पद के लिए अनेक बार भी चुना जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता। राष्ट्रपति अपनी अवधि पूरी होने के पहले त्याग पत्र दे सकता है। वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाए जाना का प्रावधान भी है। महाभियोग जो है वो एक बहुत कम लागू किया जाता है। महाभियोग के मतलब 2/3 राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य अगर मत दे दें राष्ट्रपति के विरुद्ध तो उसके विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल, भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल इत्यादि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए भारतीय राजदूतों और कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशी राजदूतों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करता है। विदेशों से संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते इत्यादि राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसके अंतर्गत वह मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों को भी समाधान दे सकता है। किसी भी नागरिक अथवा सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को कम कर सकता है। राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। राज्यों में कुप्रशासन के आधार पर राज्य सरकारों को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार भी प्राप्त है। किंतु राष्ट्रपति अपने सभी अधिकारों का उपयोग कब करेगा? प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहमति से ही ये सब कर सकता है। अब है उपराष्ट्रपति। ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यता वही रखी गई है जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से करते हैं। राज्य विधानसभाओं और विधानमंडलों के सदस्य उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग नहीं लेते अर्थात उन्हें उपराष्ट्रपति पद हेतु मताधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, इस्तीफा देने व हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का उपयोग करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को समावधि के पूर्व त्याग पत्र देने का अधिकार प्राप्त होता है और उपराष्ट्रपति को कार्यावधि के पूर्व हटाए जाने की व्यवस्था राष्ट्रपति की तुलना में आसान है। फिर आता है प्रधानमंत्री।
शासन की धुरी या मंच की धुरी किसके इर्द गिर्द घूमती है? प्रधानमंत्री के नाम। हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का इतना नाम नहीं सुनते जितना हम किसका नाम सुनते हैं? प्रधानमंत्री। कि आज ये हुआ, प्रधानमंत्री ने ये किया, वो किया। बाकी जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता हो, जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होते हैं। अतः मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे करता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है जिसके दल को अन्य दलों की तुलना में अधिक सीटें लोकसभा में प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को मंत्री भी नियुक्त किया जा सकता है, किंतु प्रधानमंत्री व मंत्रियों को 6 महीनों के अंदर किसी एक सदन अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति कोई मनमानी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो बच्चों, आपने देखा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का और ये प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, और आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं तो आप इन चीज़ों से बहुत वाकिफ़ होंगे तो कि कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और आप खुद प्रत्यक्ष मतदान भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप आपके यहाँ के सांसद चुन के भेजे जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो वहाँ से प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अपार है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। वो अपने देश के हित के लिए प्रयोग कर सकता है शक्तियों का, उपयोगी शक्तियों का। तो प्रधानमंत्री का जो वास्तविक शक्तियाँ हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का, क्योंकि शासन की सारी शक्तियाँ किस में निहित है? प्रधानमंत्री में हैं। फिर मैं एक बात करूँ मंत्रिमंडल, तो मैं आपको एक चेन से समझा दूँ कि सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद, जैसे कि कैबिनेट होता है, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। फिर उसके बाद में मंत्री होते हैं अलग अलग के, जैसे शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल होता है। फिर उसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सीट पे बैठता है, फिर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है। तो आप इसमें करंट में देखते आ रहे हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से, जो आपकी बुक में भी नहीं हो उससे भी आप अधिक इसमें लिख सकते हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ ली जाती है। बच्चों, ये कई बार कन्फ्यूजन कर देता है प्रश्न को कि मंत्रियों को कौन सी शपथ ली जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? पद व गोपनीयता की। प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति वह उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर आपने देखा, ये थी निर्वाचन प्रणाली कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ कैसे उसका निर्वाचन प्रणाली होती है। अब है संसद। संसद की बात करें हम तो संसद में 2 सदन है, एक तो कौन सा है? राज्यसभा, और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा गया है और लोकसभा को क्या क्या है? निचला। बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि लोकसभा की चर्चा ज़्यादा होती है। लोकसभा में जो बैठा है प्रधानमंत्री, उसके पास सारी वास्तविक शक्तियाँ होती है, तो कन्फ्यूज़न भी होता है कि लोकसभा ऊपरी सदन है जबकि लोकसभा नहीं है। राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा निचला सदन है। जिस प्रकार इंग्लैंड की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एवं हाउस ऑफ कॉमन्स 2 सदनीय व्यवस्था है, उसी आधार पर भारतीय संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड के स्थान पर राज्यसभा है और हाउस ऑफ कॉमन्स के स्थान पर लोकसभा का गठन किया गया है। ये मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि रोज राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है,
इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति नामांकित करता है, यानी जिनको सीधा राष्ट्रपति चुनता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने को के लिए अधिकृत नहीं होते। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकृत नहीं होते। ठीक है, आगे है लोकसभा। लोकसभा क्या आप जानते ही हैं, इसका चुनाव जो संसद है, इसका चुनाव जनता के द्वारा सीधे रूप से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का नहीं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है वो जनता के द्वारा सीधा किया जाता है। और अगर हम इसको जनता की सभा कहें, जनता का शासन कहें, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि संसद का किस प्रकार गठन किया गया। संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राज्यसभा का जो निर्वाचन प्रणाली अलग है, लोकसभा की निर्वाचन प्रणाली अलग है, लेकिन इनकी जो सदस्यों की जो योग्यता है वो समान है। वह भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम 30 वर्ष की आयु तथा लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 5 वर्ष का डिफरेंस है। राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होना है। उसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। वह भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के अधीन कोई लाभ पद धारण नहीं करा हो, वह पागल व दिवालिया नहीं हो। संसद के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन के बाद शपथ लेनी होती है। उसके पश्चात ही वह संबंधित सदन का वैधानिक सदस्य बनता है। लोकसभा अध्यक्ष, जिसे क्या कहा जाता है, स्पीकर भी कहते हैं, का चुनाव लोकसभा के सदस्य किसी एक लोकसभा सदस्य को बहुमत के आधार पर निर्वाचित करते हैं। इस विधि से एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो जाता है। तो आपने यह देखा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बात करें यहाँ की जो शासन व्यवस्था की कड़ी में ही हम चल रहे हैं, तो जहाँ संसद है, जहाँ अधिकार हैं, जहाँ कर्तव्य है, वहाँ पे न्यायपालिका की व्यवस्था भी हमारे यहाँ की गई है। उच्चतम न्यायालय व संघीय न्यायपालिका की प्रमुख संस्था है। इसे संविधान का संरक्षक या संविधान की हम आत्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख कार्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित वादों की अपील सुनना, दूसरा संविधान की व्याख्या व तीसरा प्रमुख कार्य केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों को निपटाना। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति होता है, 7 अन्य न्यायाधीश होने का प्रावधान रखा गया है और ये क्रम इनके सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रही है। तो जो करंट है वो आप इसमें लिखेंगे। और नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है। जहाँ नागरिक अधिकारों का हनन होता है वहाँ कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में इस हेतु याचिका दायर कर सकता है। और आप जानते हैं कि बहुत सारी याचिकाएं दायर की जाती है, बहुत सारे कानून पहले से ज़्यादा बन गए हैं और विवादों का निपटारा भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु जो न्यायाधीश बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी? सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर न्यायाधीश पद पर कार्य करने का अनुभव रखता हो, किसी भी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में निरंतर 10 वर्षों का अधिवक्ता वकील के रूप में अनुभव रखता हो, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवक्ता हो। वह न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त है। न्यायाधीशों को महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, वैसे ही न्यायाधीशों को भी पद महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। पर संसद के दोनों सदनों से ये बिल पारित होना आवश्यक है। तो ये तो था केंद्रीय शासन। अब वही है प्रांतीय शासन।
केंद्रीय शासन में कौन है? राष्ट्रपति प्रमुख है। प्रांतीय सरकार में राज्यपाल है। केंद्रीय वहाँ पे क्या है? मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल वो का वही है, कुछ अधिकारों में थोड़ा सा फेरबदल है। राज्य विधानमंडल है, विधानसभा का भी प्रावधान है। राज्य न्यायपालिका है और वहाँ की जो है उच्चतम न्यायालय जो उसमें है। प्रांतों में राज्य न्यायपालिका है और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है संघ में। तो ये यहाँ आपने आज पढ़ा कि हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसमें करंट में आपको ध्यान ही है कि किस प्रकार से निर्वाचन होता है, किस प्रकार विवादों का निपटारा होता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अपडेट रखेंगे और आगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, वो आप आपकी डायरी में नोट करेंगे। धन्यवाद।